हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी स्पेशल जीके जीएस। ये सारे प्रश्न जो हैं बीएसएससी में पूछे गए हैं और वो सारे प्रश्न को भी डाला गया है जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को करिए और बताइए कि आप लोग इसमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट और प्रश्न बनता है लाला लाजपत राय से। साइमन कमीशन मतलब कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, आपको पता होगा। और इसी के कारण ये सारे लोग साइमन कमीशन वापस जाकर नारा लगा रहे थे। इस कारण साइमन कमीशन वापस जाकर नारा ये पंजाब से लगा रहे थे। तो इनको 30 अक्टूबर 1928 को इन पर लाठीचार्ज हुई, जिनके कारण ये घायल हो गए और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। तो लाला लाजपत राय से ये इम्पोर्टेंट इतना प्रश्न बनता है, आप लोग याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि भगत सिंह को जो है शहीद आजम के भी नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 के क 51 क के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को पहली बार जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये भी याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कब और किसने प्रस्तुत लाया था? तो आपको पता होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है 1900 सबसे पहले 1963 में जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध में लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव 1963 में भारत में पहली बार, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। आपको पता होगा कि आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास जो था सप्त सिंधु प्रदेश था। कौन सा फ्रेंड्स? सप्त सिंधु प्रदेश था या सप्त सिंधु प्रदेश था। और यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिए कि आर्यों के द्वारा खोजा गया पहला धातु जो था वो लोहा था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट आपको पता होगा कि इजराइल के संसद का नाम है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इजराइल और यूक्रेन ये दोनों जो है वर्तमान की कुछ घटनाओं से बहुत चर्चित हैं। तो ये याद रखिएगा कि नेसेट जो है वो इजराइल के संसद का नाम है। और 2-3 अभी नामें याद रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। भूटान का याद रखिएगा, तोसगोडू है। क्या है? तोसोगडू है भूटान का। चीन का भी इम्पोर्टेंट है,
नेशनल पीपुल्स असेंबली याद रखिएगा। नेशनल पीपुल्स असेंबली जो है याद रखिएगा, ये चीन का जो है संसद का नाम है। और सऊदी अरब का भी याद रखिएगा संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। मजलिस अल शूरा जो है, मजलिस अल शूरा जो है ये सऊदी अरब के संसद का नाम है। तो तोसुगडू याद रखिएगा, ये है भूटान का। नेशनल पीपुल्स असेंबली ये है चीन का। और मजलिस अल शूरा जो है ये सऊदी अरब का है। और नेसेट जो है ये इजराइल के संसद का नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना को अंततः अनुमोदित करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ये संस्था है जो क्या करती है, पंचवर्षीय योजना द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करती है। इसका गठन याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और अगला प्रश्न और ये भी याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। और पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना आने वाले 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाता है। और पहला पंचवर्षीय योजना का टाइम 1951 से 1956 तक का है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कृषि का विकास था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और बन भी रहा है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी तरह के वीडियो हम प्रतिदिन डालते हैं, चैनल बढ़ाएं और ज़रूर देखें। ये सारे प्रश्न हम वैसे ही लेकर आते हैं जो बीएसएससी के अलावा ये अदर भी एग्जामों में पूछा जा सकता है, लेकिन ये बीएसएससी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको पता होगा कि एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता कहा जाता है। और महाधिवक्ता जो होता है किसी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी किसी राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 165 में जो है एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था? आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल मात्र एक बार ही 6 वर्ष किया गया है। वो कब किया गया है? तो चलिए बताते हैं। 5वीं लोकसभा जो ख़त्म हुआ था 1971 में, तो 6ठी लोकसभा को ख़त्म होना चाहिए था टाइम के अनुसार 76 में, लेकिन ये ख़त्म हुआ 77 में। क्यों ख़त्म हुआ? तो चलिए बताते हैं। आपको पता है कि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और एक नियम है, इस नियम को याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसी का उपयोग करके इस कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया गया। और 1977 तक ये 6ठी लोकसभा चला था। और आपको पता होगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ ही रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल 21 महीनों के लिए लगा था। और ये कब समाप्त हो गया था? तो 21 मार्च 1977 को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो संविधान नहीं सॉरी, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था। हाँ ठीक है, तो ये सही है।
और पूछा भी जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा के कार्यकाल को फिर 5 वर्ष कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए कि सरकारिया आयोग का गठन सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र और राज्य के संबंधों पर रिपोर्ट देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका गठन भी पूछा जाता है, जून 1983 में इसका गठन किया गया था। जून 1983 में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया ने किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया के द्वारा इसका गठन किया गया था। पूछा जाता है कि इसके कितने सदस्य थे। तो इसमें 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। तो सरकारिया आयोग से 2-3 प्रश्न याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया। किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित है। कब गठन किया गया था, तो जून 1983 में किया गया था। सदस्यों की संख्या कितना था, तो 3 था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि रेणुकूट जो है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और एल्युमिनियम का जो है सर्वप्रमुख कच्चा माल बॉक्साइट होता है। तो इस रेणुकूट जो उद्योग है ये पहले याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में है और इसके लिए जो बॉक्साइट लिया जाता है झारखंड के एक खान से लिया जाता है, उसका नाम याद रखिएगा लोहरदगा से लिया जाता है। झारखंड का लोहरदगा भी पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से बॉक्साइट लिया जाता है और रेणुकूट में एल्युमिनियम बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश क्षेत्र के अमरकंटक से भी लिया जाता है यहाँ पर बॉक्साइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है। तो आपको पता होगा कि लोथल हो, धौलावीरा हो, रंगपुर हो या सुरकोटदा हो, ये सभी गुजरात में है। याद रखिएगा कि लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। लोथल से हमें बहुत सारे चीज़ों का प्रमाण मिला है, जैसे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, फारस की मोहरें मिली है। लोथल वही जगह है जहाँ की घर की और दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर खुली हुई मिली है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से प्रश्न, इन्हें याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ये इसको भी याद रखिए, सिंध के जो लरकाना में जो है ये है मोहनजोदड़ो स्थित है और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, पूछा गया है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था, जिसने 1535 में बहादुर शाह को पराजित करके, किनको पराजित करके, 1535 में बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात को क्या किया था, मतलब गुजरात से उनको बाहर कर दिया था। याद रखिएगा हुमायूं नामा के लेखक जो है ये भी पूछा जाता है, गुलबदन बेगम थी। कौन थी, गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं नामा के लेखक थी और ये बाबर की पुत्री थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और ये बाबर का पुत्र था। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दांत का मंदिर कहाँ है। देखिए दांत मंदिर जो है माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जो है दांत वहाँ पर है और उसके कारण एक मंदिर बनाया गया है दांत का मंदिर, और यह है श्रीलंका में स्थित है। यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर पूछा जाए कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत में तवांग में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर है या बौद्ध मठ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए, भारत का तो पता चल गया कि तवांग मठ है, और विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो याद रखिएगा बोरोबुद्दूर बिहार।
कौन सा फ्रेंड्स? बोरोबुद्दूर विहार जो मंदिर है यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इंडोनेशिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो आपको पता होगा कि स्कंदगुप्त को जो है हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, और स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त वंश से संबंधित थे, और गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे फ्रेंड्स? वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। और याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का महाप्रतापी शासक जो था समुद्रगुप्त था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, याद रखिएगा। अगला पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे। इन दोनों के बीच सम्मेलन हुआ था, जिसमें सोवियत संघ का प्रतिनिधि कोसिजिन उपस्थित था। वर्तमान में जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि तलवंडी, आपको पता होगा कि तलवंडी पाकिस्तान में है और ये किससे संबंधित पवित्र स्थान है। तो आपको पता होगा कि तलवंडी वही स्थान है जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में ही हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है, और सिखों के ये प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 1469 में, याद रखिएगा, यहीं पर हुआ था तलवंडी में। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इनसे इतना ही याद रखें। इनका मृत्यु भी याद रखिएगा, 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और ये सिखों के प्रथम गुरु थे, और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। आपको पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुआ था, और किन के द्वारा हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती के द्वारा कब हुआ था? 1875 में बम्बई में। देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो मूल शंकर था। क्या नाम था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। इनके द्वारा 2 प्रमुख नारा याद रखिएगा आप लोग। पहला ये नारा तो जानते ही होंगे, वेदों की ओर चलो। ये बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर चलो या लौटो किनके द्वारा दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दूसरा याद रखिएगा, हिंदुओं के लिए भारत का नारा जो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो जानते हैं आप लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, और सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे गर्म मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी है फ्रेंड्स। कौन सा है? गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार रेगिस्तान है, और एशिया का गोबी है, और विश्व का सहारा है। और सहारा जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। पूछा जाए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है तो चिली का जो है आटाकामा मरुस्थल सबसे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। चिली की राजधानी सेंटियाल है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का भाग नहीं है। तो संसद का भाग आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है, लेकिन मंत्रिपरिषद नहीं है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है, लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है। उसी तरह विधान मंडल का वर्णन जो है 168 में किया गया है, विधान परिषद का वर्णन 169 में किया गया है, और विधानसभा का वर्णन 170 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। तो आपको पता होगा कि शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला भारत में शासक कौन था। तो गुप्त वंश के जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के बारे में आपको पता होगा कि गुप्त वंश का महान प्रतापी शासक जो था समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर लाते हैं इसके अगले क्लास के लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हमारे वीडियो को डेली देखें।